कभी ये सोचा है कि एक कंप्यूटर एक ही वक्त में इतने सारे काम जैसे म्यूजिक चलाना, वेब ब्राउजिंग और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट लिखना ये सब एक साथ कैसे कर लेता है? आज हम इसी जादू के पीछे के राज को समझने वाले हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। ये बिल्कुल एक बाजीगर जैसा है ना, जो हवा में एक साथ सैकड़ों गेंदों को उछाले रखता है। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। एक अकेला प्रोसेसर चिप जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, वो इतने सारे कामों को बिना कोई गलती किए कैसे मैनेज कर लेता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इसको ऐसे सोचकर देखिए। मान लीजिए किसी को 10 अलग अलग काम करने हैं। अब वो ये कैसे तय करेगा कि भाई पहले कौन सा काम किया जाए? क्या सबसे आसान वाला पहले उठा ले या फिर जो सबसे जरूरी है वो पहले करे? बस यही वो पहेली है जिसे सीपीयू को हर एक पल, हर एक सेकंड सुलझाना पड़ता है। ये ना एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है जो लगातार चलता रहता है। मतलब एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेसर हर वक्त बिजी रहे, अपनी ताकत जरा भी बर्बाद न करे, पर दूसरी तरफ कोई ये भी तो नहीं चाहेगा कि उसका म्यूजिक सिर्फ इसलिए रुक जाए क्योंकि प्रोसेसर कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करने में लग गया है। तो ये असल में स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस यानी तेजी और जवाबदेही के बीच की एक खींचातानी है। तो फिर इस पूरी भागदौड़ को संभालने का सबसे सीधा साधा तरीका क्या हो सकता है? बिल्कुल वही जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। एक लिस्ट बनाओ और जो काम पहले आया उसे पहले निपटाओ। कंप्यूटिंग की दुनिया में इसी को एक क्यू या कतार कहते हैं। इस तरीके को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड या एफसीएफ कहा जाता है और ये एकदम किसी टिकट काउंटर की लाइन की तरह काम करता है। अगर कोई लाइन में पहले लगा है तो उसकी बारी पहले आएगी, चाहे उसे बस एक टिकट लेना हो या 10। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि 3 प्रोग्राम हैं, P1, P2 और P3, और ये तीनों एक ही समय पर सीपीयू के पास आते हैं। लेकिन इनको पूरा होने के लिए जो टाइम चाहिए वो बहुत अलग अलग है। P1 एक बड़ा काम है जिसे 24 मिलीसेकंड लगते हैं, जबकि P2 और P3 बहुत छोटे हैं जिन्हें सिर्फ 3-3 मिलीसेकंड ही चाहिए। ये जो टाइमलाइन है जिसे हम गैंट चार्ट कहते हैं, ये दिखाती है कि असल में हो क्या रहा है। क्योंकि P1 लाइन में सबसे पहले था, वो फौरन सीपीयू पर कब्जा कर लेता है और वो अपने पूरे 24 मिलीसेकंड तक चलता है, जबकि बेचारे छोटे प्रोग्राम P2 और P3 बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। जब P1 खत्म होता है तब जाके P2 और फिर P3 को अपना अपना मौका मिलता है। और बस यहीं पर एफसीएफएस की सबसे बड़ी कमजोरी खुलकर सामने आ जाती है। इसे कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। जरा सोचिए, एक पतली सी सड़क पर एक धीरे धीरे चलने वाला ट्रक है और उसके पीछे कई तेज रफ्तार वाली कारें फंसी हुई हैं। अब भले ही कारें बहुत तेजी से जा सकती हैं, पर वो उस ट्रक के पीछे अटक गई हैं। नतीजा, एक लंबा ट्रैफिक जैम। यहाँ ट्रक है हमारा बड़ा प्रोग्राम P1 और कारें हैं हमारे छोटे प्रोग्राम P2 और P3। तो अगर पहले आने वाले को पहले मौका देने से ट्रैफिक जैम लग जाता है, तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने का कोई बेहतर तरीका भी तो होगा। क्या हो अगर हम तेज कारों को पहले जाने का रास्ता दे दें? और यही सोच हमें हमारे दूसरे एल्गोरिदम तक लाती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या एसजेएफ। जैसा नाम से ही साफ है, ये सबसे छोटे कामों को लाइन में सबसे आगे कर देता है। ये कॉन्वॉय इफेक्ट का एक बढ़िया जवाब है। हम इसका एक और स्मार्ट वर्जन भी देखेंगे जिसे SRTF कहते हैं। अब देखिए, एसजेएफ की पूरी ताकत को समझने के लिए हमें एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि एक बार कोई काम शुरू हो गया तो वो खत्म होने तक चलता रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि हम एक चलते हुए काम को बीच में ही रोक सकते हैं अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कोई काम आ जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर एक रूटीन चेकअप को बीच में रोककर किसी बड़ी इमरजेंसी को संभालने चला जाता है। चलिए अब एक ज्यादा असली लगने वाला सीन देखते हैं। इस बार हमारे प्रोग्राम एक ही समय पर नहीं आ रहे। P1 0 मिलीसेकंड पर आता है, P2 1 मिलीसेकंड पर और P3 2 मिलीसेकंड पर। अब देखते हैं कि हमारा स्मार्ट प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम इसे कैसे हैंडल करता है। अब जरा इस एक्शन को गौर से देखिए। P1 शुरू होता है 0 मिलीसेकंड पर, लेकिन सिर्फ 1 मिलीसेकंड बाद ही P2 आ जाता है। सिस्टम फौरन चेक करता है। P1 का बचा हुआ टाइम है 5 ms और P2 को चाहिए सिर्फ 3 ms। क्योंकि P2 छोटा है तो होता है एक इंटरप्शन। P1 को वहीं रोक दिया जाता है और P2 सीपीयू पर कब्जा कर लेता है। और ये सिलसिला हर बार चलता है जब भी कोई नया काम आता है या कोई पुराना काम खत्म होता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सीपीयू हमेशा सबसे छोटे काम पर ही लगा हुआ है।
लेकिन इसमें भी एक पेंच है। सोचिए, अगर कोई लंबा लेकिन बहुत ज़रूरी काम है, जैसे पूरे सिस्टम का बैकअप, और उसी वक्त छोटे छोटे कम ज़रूरी काम लगातार आते रहें, जैसे माउस का कर्सर हिलाना, तो क्या होगा? उस बेचारे लंबे काम को तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं स्टारवेशन। मतलब एक प्रोसेस सीपीयू टाइम के लिए लिटरली भूखी रह जाती है, क्योंकि छोटे मोटे काम उसकी बारी बार बार काटते रहते हैं। तो हमने देखा कि जो पहले आता है वो हमेशा सही नहीं होता, और सबसे छोटे को पहले भेजने से कुछ जरूरी काम पीछे छूट सकते हैं। तो फिर एक और रास्ता क्या है? क्या हो अगर हम काम की लंबाई देखे बिना हर किसी को बारी बारी से एक छोटा सा मौका दें? और यही आइडिया है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के पीछे। इसमें सिस्टम टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिन्हें टाइम क्वांटम कहते हैं। हर प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम के लिए सीपीयू पर चलने का मौका मिलता है। अगर वो काम खत्म नहीं होता तो उसे लाइन में सबसे पीछे भेज दिया जाता है और अगली प्रोसेस को मौका दे दिया जाता है। इससे ये तय हो जाता है कि कोई भी प्रोसेस बहुत देर तक इंतजार नहीं करती। चलिए, इससे भी एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3, और तीनों को अलग अलग टाइम चाहिए, और हम 2 मिलीसेकंड का टाइम क्वांटम यूज करेंगे, यानी हर प्रोसेस को एक बार में 2 मिलीसेकंड का वक्त मिलेगा। तो देखिए क्या होता है। पहले P1 2 मिलीसेकंड के लिए चलता है, फिर P2 2 मिलीसेकंड के लिए, फिर P3 2 मिलीसेकंड के लिए। अब हम वापस P1 पर आते हैं, जिससे 2 मिलीसेकंड और मिलते हैं, और ये चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक सारे काम पूरे नहीं हो जाते। गौर करने वाली बात यह है कि हर कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कोई भी हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही फेयर सिस्टम है। आखिर में एक हकीकत पर भी गौर करते हैं कि सारे काम बराबर नहीं होते। कुछ काम बाकियों से कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये हमें लाता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पर। यहाँ हर काम को एक इम्पोर्टेंस लेवल या प्रायोरिटी दे दी जाती है। सीपीयू हमेशा उस काम को पहले उठाता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हाई प्रायोरिटी पर होता है, वो एक साधारण गेम जो लो प्रायोरिटी पर है के काम में रुकावट डाल सकता है। और फौरन ही हमें एक जानी पहचानी समस्या दिख जाती है। बिल्कुल शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी स्टार्वेशन का खतरा रहता है। अगर हाई प्रायोरिटी वाले काम लगातार आते रहें तो एक लो प्रायोरिटी वाले काम को शायद कभी मौका ही न मिले। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी वीआईपी लाइन में हमेशा के लिए इंतजार करते रहना। तो अभी तक हमने 4 अलग अलग रणनीतियां देखी हैं, और हर एक की अपनी कुछ खूबियां और कुछ खामियां हैं। तो हमने 4 बिल्कुल अलग अलग तरीके देखे, हर एक के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, सीपीयू शेड्यूलिंग में कोई भी एक तरीका हर काम के लिए बेस्ट नहीं होता। राउंड रॉबिन में जो उच्च ओवरहेड लिखा है, उसका मतलब है कि सीपीयू को बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने में काफ़ी टाइम और एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जो एक सर्वर के लिए सबसे अच्छा है, वो शायद एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए अच्छा ना हो। ये हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि काम के लिए सही टूल कौन सा है। और मज़े की बात तो ये है कि आज के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो असल में इनमें से किसी एक तरीके पर नहीं चलते। वो इन सभी आइडियाज़ का एक हाइब्रिड, एक मिला-जुला वर्जन इस्तेमाल करते हैं, जो काम के हिसाब से खुद को बदलते रहते हैं। तो अगली बार जब कोई अपना डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हो, तो एक पल के लिए उस कमाल के, उस जटिल डांस के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो हर मिलीसेकंड पर्दे के पीछे चल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि स्क्रीन पर सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चलता रहे।